प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच में किस प्रकार का अंतर संबंध होता है, एक दूसरे से ये किस प्रकार जुड़े हुए होते हैं। संसाधन मतलब अपने पर्यावरण में, अपने आसपास उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो हमारे काम में आती है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। ये सांस्कृतिक रूप से मान्य है, समाज में इसकी मान्यता है, समाज को विकास की राह पर लेके जाता है। वही हम लोग ही है जो प्रकृति में उपलब्ध चीजों को संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हमें पता है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको प्राप्त करने के लिए अपने पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या कमी है? टेक्नोलॉजी की कमी है, प्रौद्योगिकी की कमी है। नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं अपने 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का पहला अध्याय, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। अपने 10वीं कक्षा के भूगोल विषय की ये जो किताब है, इसमें लगभग सारे चैप्टर किसी न किसी संसाधन के बारे में बात करते हैं। तो अपने इस पहले अध्याय में, पहले चैप्टर में हमें संसाधन के बारे में कुछ बेसिक बातें समझनी है और दो इंपॉर्टेंट संसाधन, भू संसाधन और मृदा संसाधन के बारे में बात करनी है। तो शुरू करते हैं, समझते हैं संसाधनों को। आज के सेशन में सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ये संसाधन होते क्या है, क्या डेफिनेशन होती है इन संसाधनों की। फिर हम समझेंगे कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच में किस प्रकार का अंतर संबंध होता है, एक दूसरे से ये किस प्रकार जुड़े हुए होते हैं। फिर हम देखेंगे संसाधन अलग अलग प्रकार से किस प्रकार वर्गीकृत किए जा सकते हैं, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है, लेकिन संसाधनों के विकास के नाम पर हमने इनका अंधाधुंध दोहन किया है, अंधाधुंध शोषण किया है। इसकी वजह से अलग अलग पर्यावरणीय समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। फिर हम देखेंगे ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है, सतत पोषणीय विकास किस प्रकार पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच में एक तालमेल बिठाने का काम करता है। सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत एक बड़ा सम्मेलन होता है जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है? इसके अलावा पृथ्वी सम्मेलन में एक इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया था जिसे हम एजेंडा 21, एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। तो ये एजेंडा 21 क्या है, ये भी हम इस सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत समझेंगे। और लास्ट में हम समझेंगे ये संसाधन नियोजन क्या होता है और संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है, और विशेषकर अपने भारत के संदर्भ में यह संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है। तो मोटे मोटे इन 6 टॉपिक्स के बारे में आज के इस सेशन में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये संसाधन आखिर होते क्या है। संसाधन मतलब अपने पर्यावरण में, अपने आसपास उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो हमारे काम में आती है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। उदाहरण के तौर पर जल अपने पर्यावरण में मौजूद होता है, अपने आसपास होता है और अपने पीने की, नहाने की, कपड़े धोने की, पशुओं को धोने की, पेड़ों को देने की अलग अलग जरूरतों को पूरा करता है। तो संसाधन क्या होते हैं? अपने पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है। उदाहरण के तौर पर जल। एक और उदाहरण समझते हैं, वायु, पवन पर्यावरण में होती है, अपने आसपास होती है और वायु हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। तो ये अपने जीवन जीने के लिए आवश्यक है। तो हवा क्या हो गया? एक संसाधन है। पवन क्या हो गई? एक संसाधन है। तो संसाधन क्या होते हैं? अपने पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है। एक और उदाहरण देखते हैं, पेड़ पौधे अपने पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, अपने आसपास होते हैं और पेड़ पौधे से हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उदाहरण के तौर पर हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की औषधियां, कंदमूल और लकड़ियां भी हमें पेड़ों से मिलती है। साथ ही ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो पेड़ क्या हो गए? एक संसाधन हो गए। तो संसाधन की क्या डेफिनेशन होती है? बेसिक, अपने पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो उदाहरण के तौर पर हम क्या ध्यान रखेंगे? जल एक संसाधन है, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करती है। पवन एक संसाधन है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है।
तेल एक संसाधन है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो अपने पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। यह तो हुई बेसिक डेफिनेशन, लेकिन तकनीकी तौर पर इसकी परिभाषा देखें, इसकी डेफिनेशन देखें, तो सिर्फ ये आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं है, इसमें हमें अलग अलग चीजों की बातें करनी होती है। उदाहरण के तौर पर कोयले को लेते हैं। कोयला अपने पर्यावरण में उपलब्ध होता है, भाई जमीन के अंदर से खनन के माध्यम से ही तो हम कोयला निकालते हैं। तो कोयला पर्यावरण में उपलब्ध होता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करता है? कोयले से मुख्य रूप से बड़ी मात्रा में बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो बिजली की अपनी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। तो कोयला एक संसाधन हो गया, यह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा पॉइंट है इसके डेफिनेशन में कि इस कोयले को निकालने के लिए, इस संसाधन को निकालने के लिए अपने पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए, तभी वो अपने काम में आ सकता है। अगर कोयला जमीन के अंदर है और इसको निकालने के लिए अपने पास प्रौद्योगिकी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या इसको प्राप्त करके हम बिजली बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो संसाधनों को निकालने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए अपने पास प्रौद्योगिकी भी होनी चाहिए। तो संसाधन क्या होते हैं? अपने पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको निकालने के लिए अपने पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसमें तीसरा पॉइंट है, संसाधनों को प्राप्त करना आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। अब यह क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज यहां पर लिख दी है? कहने का मतलब है कि किसी संसाधन को निकालने में जो खर्चा हो रहा है वो अपनी आवश्यकताओं से कम हो। उदाहरण के तौर पर हमने जमीन के अंदर से 100 रुपए का कोयला निकाला, तो इसका खर्चा 100 रुपए से कम होना चाहिए। 100 रुपए की चीज अपने पास आ गई, 100 रुपए का कोयला अपने पास आ गया, इसको निकालने का खर्चा 100 रुपए से बहुत कम होना चाहिए, तभी हम कोयला अंदर से निकाल पाएंगे। इसका उल्टा आप सोचिए, हमने 100 रुपए का कोयला निकाला, लेकिन इसको निकालने के लिए अपना 200 रुपए खर्चा हो गया, तो क्या आप जमीन के अंदर से कोयला निकालोगे? नहीं निकालोगे, भाई महंगा पड़ रहा है, ये ज्यादा खर्चा हो रहा है इसको निकालने में, जितना ये ज्यादा उपयोगी है नहीं। तो संसाधन किसी भी चीज को बनने के लिए वो आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। तो एक बार वापस संसाधन की डेफिनेशन देखते हैं। अपने पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे, जिसको प्राप्त करने के लिए अपने पास प्रौद्योगिकी हो और जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो। इसमें चौथा पॉइंट है, ये सांस्कृतिक रूप से मान्य होने चाहिए। कोई भी चीज जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे, जिसके लिए अपने पास टेक्नोलॉजी भी हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो, लेकिन यदि वो समाज का नुकसान करती है, वो विकास नहीं विनाश करती है, लोगों को मारती है, लोगों को कष्ट पहुंचाती है, तो फिर उसको हम संसाधन नहीं कहेंगे। तो वो सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होने चाहिए, समाज में उसको मान्यता भी मिलनी चाहिए। समाज का विनाश नहीं होना चाहिए, बल्कि विकास होना चाहिए। तो एक बार फिर से संसाधन की डेफिनेशन देखते हैं। संसाधन क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे, जिसको बनाने के लिए अपने पास कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कोई प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, समाज में जिसकी मान्यता हो। उदाहरण के तौर पर कोयले को ही ले लेते हैं। कोयला पर्यावरण में उपलब्ध होता है, वो अपनी बिजली की बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कोयला निकालने के लिए अपने पास प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, मशीन है। कोयला को निकालना आर्थिक रूप से संभाव्य है, मतलब इसको निकालने में जो खर्चा आता है वो उसकी उपयोगिता से कम होता है। और ये सांस्कृतिक रूप से मान्य है, समाज में इसकी मान्यता है, समाज को विकास की राह पर लेके जाता है। तो संसाधन की डेफिनेशन में हमें ये 5 पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है। अब यहां पर एक कंसेप्ट आता है कि प्रकृति यानी कि भौतिक पर्यावरण, अपने आसपास की चीजें, सामने टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, मशीनरी, और सामने है संस्थाएं। इन तीनों के बीच में एक अंतर संबंध होता है, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और बीच में होता है मानव। समझते हैं इस बात को, कोयले के उदाहरण से ही समझते हैं। कोयला प्रकृति में मौजूद है, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं भौतिक पर्यावरण में मौजूद है, हमें नेचर से ही मिलता है, प्रकृति से ही मिलता है, पर्यावरण से मिलता है, जमीन के अंदर से मिलता है।
तो कोयला प्रकृति में मौजूद है, ठीक है। इसको हम निकालते कैसे हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से इसको हम निकालते हैं। तो मशीन के माध्यम से हमने कोयला निकाल दिया, लेकिन बड़े स्तर पर यदि हमें कोयला निकालना है तो हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी बनानी पड़ेगी, बहुत सारी संस्थाएं बनानी पड़ेगी, और इस कोयले से बिजली बनाने के लिए भी हमें बहुत सारी कंपनी, अलग अलग संस्थाएं बनानी पड़ेगी। तो मानव जो है वो प्रकृति के साथ क्रिया करता है, किसके माध्यम से? प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और अपनी आर्थिक विकास को गति देने के लिए, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए वो बड़ी बड़ी संस्थाओं का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन तीनों के बीच में एक अंतर संबंध होता है, जिसके बीच में कौन खड़े होते हैं? हम लोग, यानी कि मानव। तो मानव प्रकृति के साथ प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास को गति देने के लिए वो अलग अलग प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करता है। इस प्रकार इन तीनों के बीच में एक अंतर संबंध होता है। तो यही बात यहां पर लिखी गई है कि मानव जो है वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति के साथ क्रिया करता है, आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए वो अलग अलग प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करता है। इस प्रकार इन तीनों के बीच में एक अंतर संबंध होता है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि क्या ये जो संसाधन है, क्या ये प्राकृतिक उपहार है? क्या हमें फ्री में मिला है क्या गिफ्ट? कि हां प्रकृति में है और सीधा हमें मिल जाएगा? नहीं, संसाधन प्रकृति से मिला कोई फ्री गिफ्ट नहीं है, कोई प्राकृतिक उपहार नहीं है। ये प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए मानवों को क्रियाकलाप करना पड़ता है, मानवों को कार्य करना पड़ता है। तो संसाधन प्राकृतिक उपहार नहीं है। संसाधनों को प्राप्त करने के लिए मानव को अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। साथ ही मानव खुद, हम खुद एक संसाधन है, हम स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाई हम लोग ही है जो प्रकृति में उपलब्ध चीजों को संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हमने समय के साथ विकास किया है, टेक्नोलॉजी बनाई है, और इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब इन चीजों को संसाधन के रूप में बड़ी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो संसाधन है वो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, और हम स्वयं संसाधनों का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हम पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और फिर उन्हें प्रयोग करते हैं। तो प्रकृति में तो उपलब्ध है बहुत सारी चीजें, हमने समय के साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के माध्यम से, तकनीकी विकास के माध्यम से इन वस्तुओं को प्राप्त किया है और इनको अपने काम में लिया है, संसाधनों के रूप में इनका हमने प्रयोग किया है। नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण, कि हम इन संसाधनों को कैसे अलग अलग आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर हम 4 आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कौन कौन से आधार है वो? उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। अब ये क्या है, एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से। सबसे पहला है संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, कि ये संसाधन किस प्रकार की उत्पत्ति के हैं, क्या ये सजीव है या निर्जीव है। यदि कोई संसाधन सजीव है, जिंदा है, उसमें जान है, तो उसे हम कहते हैं जैव संसाधन। जिन संसाधनों में जान होती है, जो जीवित होते हैं, जो सजीव होते हैं, उन्हें बोला जाता है जैव संसाधन। उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, मच्छर, मक्खी, शैवाल, ये सब क्या है? ये सजीव है और ये प्रकृति में उपलब्ध है, अपनी अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर पूरा करते हैं। तो जिन संसाधनों में जीवन होता है या जो जिंदा होते हैं, उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। और जिन संसाधनों में जीवन नहीं होता है, जो जिंदा नहीं होते हैं, निर्जीव होते हैं, उन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर पत्थर हो गए, बादल हो गए, सूर्य का तापमान हो गया, पानी हो गया, ये निर्जीव संसाधन है, इनको बोला जाता है अजैव संसाधन। तो संसाधनों के वर्गीकरण का पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर एक है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिनमें जीवन होता है, उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी। अजैव संसाधन वो संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होता है, न वो जिंदा होते हैं। उदाहरण के तौर पर
पत्थर हो गया, बादल हो गए, पानी हो गया, सूर्य का तापमान हो गया। दूसरा आधार है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर मतलब क्या ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे या फिर इनको हम लगातार उपयोग कर पाएंगे, ये खत्म नहीं हो पाएंगे। वो संसाधन जिनको बार बार नया नया बनाया जा सकता है, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होंगे, इन्हें बोला जाता है नवीकरण योग्य संसाधन। उदाहरण के तौर पर सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, जिनके माध्यम से आजकल हम बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। तो सूर्य देवता हमेशा रहेंगे, इनकी ऊर्जा हमें हमेशा मिलती रहेगी। तो ये कैसी ऊर्जा है? ये नवीकरणीय ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन हो गया? नवीकरणीय योग्य संसाधन हो गया। इसी प्रकार पवन ऊर्जा, भाई हवा हमेशा चलती रहेगी, हाँ कभी तेज चलेगी कभी धीरे चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हवा खत्म हो गई है अब कभी नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होगा, हमेशा चलती रहेगी। तो इनसे हम हमेशा ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे। तो ये किस प्रकार का संसाधन हो गया? नवीकरणीय योग्य संसाधन हो गया। इसी प्रकार जो जल ऊर्जा है या फिर वायु ऊर्जा है, हाइड्रोजन है, ये हमेशा हमें मिलते रहेंगे, इन्हें पुनः बार बार नया नया बनाया जा सकता है, इसीलिए ये किस प्रकार के संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन। समाप्यता के आधार पर दूसरे प्रकार का संसाधन है अनवीकरण योग्य। नाम से ही समझ में आ जाता है कि इन्हें नया नहीं बनाया जा सकता, एक बार ये खत्म हो गए तो चूंकि इनको बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, तो प्रैक्टिकली हम ये कह सकते हैं कि ये अनवीकरणीय योग्य है, इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर कोयला, कोयले के भंडार है, लेकिन कोयले को बनने में चूंकि हजारों लाखों साल लगते हैं, तो एक बार यदि कोयला खत्म हो गया तो इसको हम दोबारा नहीं बना सकते प्रैक्टिकली तौर पर। ऐसे ही जो ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, जिसको हम जमीन के अंदर से निकाल कर साफ करके पेट्रोल डीजल ये सब चीजें बनाते हैं, ये भी अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ऐसे ही जो प्राकृतिक गैस होती है, न्यूक्लियर ऊर्जा यानी कि परमाणु ऊर्जा जो होती है, वो सब अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो समाप्यता के आधार पर हम संसाधनों को दो भाग में बांट सकते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको नया नया बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर याद रखिएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। अनवीकरण योग्य नाम से ही समझ में आ जाता है, इनको दोबारा बार बार नहीं बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कच्चा तेल हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया। तो यह था दूसरा आधार जिस पर हम संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा आधार है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर मतलब इनका स्वामी कौन है, इनका मालिक कौन है। इस आधार पर हम संसाधनों को चार भाग में बांट सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन नाम से ही समझ में आ जाता है, वो संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह का मालिकाना हक होता है। उदाहरण के तौर पर अपनी साइकिल, साइकिल पे किसका हक है? या तो आपका हक होगा या आपके भाई बहन का हक होगा, मतलब आपके और आपके परिवार की है। तो ये किस प्रकार का संसाधन हो गया? ये व्यक्तिगत संसाधन हो गया। इसी प्रकार अपना घर है या आपके पास कोई पेन है, आपके पास कॉपी किताब है, ये किसके संसाधन है? आपके खुद के संसाधन है या आपके भाई बहनों के या आपके परिवार के या कुछ व्यक्तियों के समूह के संसाधन है। इन्हें कहा जाता है व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति के समूह का हक नहीं होता है, बल्कि पूरी सोसाइटी का हक होता है, पूरे समुदाय का हक होता है। उदाहरण के तौर पर अपने घर के आसपास जो पार्क बने होते हैं, जिन पर हम शाम को या सुबह खेलने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, मनोरंजन करने जाते हैं, क्या वो किसी एक व्यक्ति का है? क्या नहीं, समुदाय का कोई भी व्यक्ति उस पार्क में जाकर शांति से खेलकूद कर सकता है। तो वे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति के समूह का हक नहीं होता है, बल्कि पूरे समुदाय का, पूरी सोसाइटी का हक होता है, वो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी रूप से किसी भी देश में जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर रेल परिवहन, रेल परिवहन सरकार का संसाधन है, इसीलिए ये राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ऐसे ही भारत में जितनी भी नदियां हैं, जितने भी वन है, जीव जंतु है,
सड़कें हैं, वो सब किसकी है? सरकार की है, और मोटे रूप से भारत सरकार की है। तो ये किस प्रकार के संसाधन हो जाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। तो एक देश में उपलब्ध संसाधन, तकनीकी रूप से सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, लेकिन आसान भाषा में बोला जाए तो जिन संसाधनों पर देश की सरकार या अलग अलग राज्यों के सरकारों का स्वामित्व होता है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये पूरे विश्व के संसाधन है। इन पर किसी एक देश का हक नहीं है, किसी एक देश का स्वामित्व नहीं है, बल्कि विश्व के सभी देशों का स्वामित्व है। उदाहरण के तौर पर एक सीमा के आगे जो समुद्री हिस्सा होता है, भाई देश की एक सीमा के आगे जो समुद्री हिस्सा होता है वो किसी एक देश का नहीं होता है, बल्कि पूरे विश्व के सभी देशों का वहां पर हक होता है। तो वहां पर जो भी संसाधन मिलेंगे उन पर सभी देश अपना स्वामित्व जमा सकते हैं, लेकिन इस स्वामित्व को जमाने के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो संसाधन जिस पर किसी एक देश का हक नहीं होता है, बल्कि विश्व के सभी देशों का वहां पर स्वामित्व होता है और परमिशन के साथ वो उन संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो तीसरा आधार संसाधनों के वर्गीकरण का है स्वामित्व के आधार पर, और इसको हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं। व्यक्तिगत संसाधन किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के हाथ में होते हैं। सामुदायिक संसाधन किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी के हाथ में होते हैं ऐसे संसाधन। वे संसाधन जिन पर देश की सरकारों का हक होता है वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, और वो संसाधन जिन पर किसी एक देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के सभी देशों का मालिकाना हक होता है उन्हें अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। संसाधनों के वर्गीकरण का चौथा आधार है विकास के स्तर के आधार पर। अब इसका क्या मतलब हुआ? किसी संसाधन को हम कितना विकसित कर पाए हैं, क्या हम पूरा विकसित कर पाए हैं, या फिर अभी उनको हम किसी रुकावट की वजह से, या तो टेक्नोलॉजिकल रुकावट की वजह से या पैसों के रुकावट की वजह से पूरी तरह अभी तक विकसित नहीं कर पाए हैं। इस आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं इन 4 पार्ट में। पहला है संभावी, दूसरा है विकसित, तीसरा है भंडार और चौथा है संचित कोष। एक एक करके हम उदाहरण के माध्यम से चारों को समझते हैं। सबसे पहला है संभावी संसाधन। नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा कि वो संसाधन जिनकी संभावना बहुत ज्यादा है, जो अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इनमें रुकावट आ रही है। क्या रुकावट आ रही है? मुख्य रूप से पैसे की रुकावट आ रही है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान राज्य और गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बहुत ज्यादा संभावना है। वहां पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बड़ी मात्रा में प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, और पैसों के अभाव में हम इसको बड़ी मात्रा में इन राज्यों में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो वो संसाधन जिनमें बहुत ज्यादा संभावना है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से इसको हम पूरी रूप से जितनी संभावना है उतना प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन मतलब जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, जिनकी हमें मात्रा पता है, जिनकी गुणवत्ता पता है, और उसको पूरी तरीके से हम विकसित कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर कोयला, कोयले का हम सर्वे कर चुके हैं कि कहां कहां पर कोयला मिलता है, कौन कौन सी क्वालिटी का कोयला मिलता है, कितनी मात्रा में कोयला मिलता है, और बड़ी मात्रा में हम इस कोयले को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो कोयला विकसित संसाधन हो गया। ऐसे ही ऑयल, कच्चा तेल, यह भी एक विकसित संसाधन है। तो वो संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब जांच पड़ताल की जा चुकी है कहां कहां पर मिलेगा, इसकी मात्रा प्राप्त की जा चुकी है, मतलब हमें पता चल चुका है कि कहां पर कितनी मात्रा है, किस प्रकार का, किस गुणवत्ता का कोयला कहां पर है, यह हम पता कर चुके हैं, और बड़ी मात्रा में इसका हम उपभोग कर पा रहे हैं। ये विकसित संसाधन। तीसरा है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन वे संसाधन होते हैं, हमें पता है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको प्राप्त करने के लिए अपने पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या कमी है? टेक्नोलॉजी की कमी है, प्रौद्योगिकी की कमी है। उदाहरण से समझो, पानी, पानी को हम रासायनिक भाषा में क्या बोलते हैं? H2O, हम सभी जानते हैं। अब H2O में 2 चीजें होती है, एक तो H2 और एक O2। H2 बोले तो हाइड्रोजन और O2 बोले तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो अपनी जीवनदायिनी गैस है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और H2 यानी कि हाइड्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट, भविष्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ईंधन है, जिसकी
माध्यम से हम ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी जल से हमें हाइड्रोजन भी मिल सकता है और ऑक्सीजन भी मिल सकता है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संसाधन है। तो फिर हम इस पानी से क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अपने पास मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी की कमी है जो बड़ी मात्रा में इस पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल सके। तो हमें पता है पानी से हमें दो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संसाधन मिल सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी की कमी की वजह से हम इन संसाधनों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो भंडार संसाधन वो संसाधन होते हैं, हमें पता है अपनी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी की कमी की वजह से हम इनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। चौथा है संचित कोष। संचित मतलब क्या होता है? हमने इकट्ठा किया हुआ है, हमने अपने फ्यूचर के लिए, अपनी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमने कुछ संसाधनों को इकट्ठा किया हुआ है। उदाहरण के तौर पर हमने बांध बनाकर इसके पीछे पानी को इकट्ठा किया है और इस इकट्ठे हुए पानी को हम भविष्य में अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग करेंगे। तो संचित कोष वो संसाधन होते हैं जो हमें पता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए अपने पास पैसे की कमी भी नहीं है और प्रौद्योगिकी की कमी भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी है और पैसा भी है, लेकिन हमने भविष्य के लिए इनको भंडार करके रखा है, संचित करके रखा है। इन्हें बोला जाता है संचित कोष। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हम चार प्रकार से कर सकते हैं: संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष। संभावी वो जिनमें संभावना है लेकिन पैसे की कमी की वजह से हम इसको पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। विकसित वो संसाधन जिनका सर्वे हो चुका है, जिनकी मात्रा पता है, जिनकी गुणवत्ता पता है और बड़ी मात्रा में इसका हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। भंडार वो संसाधन हमें पता है अपनी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम उसका उपयोग नहीं ले पा रहे हैं। संचित कोष अपने पास पैसे की कमी नहीं है, प्रौद्योगिकी भी है, लेकिन हमने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनको संचित करके रखा हुआ है। तो यह था संसाधनों का वर्गीकरण चार आधार पर। अब हम आते हैं संसाधनों के विकास की तरफ। हमने देखा कि संसाधन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसीलिए इन संसाधनों का उपयोग करना मानव विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये संसाधन जो है वो मनुष्य के जीवन यापन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इन संसाधनों के बिना मानव यानी कि हम लोग अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर हवा हमें चाहिए, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। पानी हमें चाहिए, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। इसके अलावा पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मानवों की अलग अलग आवश्यकताओं की पूरी करते हैं। ये हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। साथ ही जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई जीवन यापन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, हमें अपना विकास करना है, आर्थिक रूप से विकास करना है, सामाजिक रूप से विकास करना है, किसी भी रूप से विकास करना है तो हमें इन संसाधनों की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर हमें गर्मियों में कूलर की, एसी की, इनकी जरूरत पड़ती है। और ये कूलर एसी किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं। बिजली मुख्य रूप से किससे बनती है? कोयले से बनती है। कोयला क्या है? संसाधन है। तो ये संसाधन अपने जीवन यापन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें अलग अलग प्रकार का विकास करने के लिए इन संसाधनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन मानव ने यह सोचा कि ये संसाधन जो है ये प्रकृति के मुफ्त उपहार है, फ्री में बट रहे हैं, हम जितना चाहे ले सकते हैं। लेकिन इन संसाधनों की एक लिमिट है, एक हद तक ही ये संसाधन है। इसके बाद यदि आप संसाधनों का उपभोग करते हो तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा घाटे का सौदा होता है, साथ ही पर्यावरण को भी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। तो मानवों ने यह सोचा, यह विश्वास किया कि ये जो संसाधन है ये प्रकृति की मुफ्त देन है और इस सोच के चलते हमने इन संसाधनों का अंधाधुंध शोषण किया। उदाहरण के तौर पर हमने सोचा कि कोयला तो बहुत सारा है, हम कोयला निकालते रहते हैं और बिजली लापरवाही से उपयोग करते रहते हैं, लेकिन कोयला अनलिमिटेड नहीं है, एक लिमिट है इसकी। अगर हम इसी स्पीड से कोयले का उपभोग करते रहे, बिजली को वेस्ट करते रहे, तो वो समय दूर नहीं जब कोयला खत्म हो जाएगा। और कोयला खत्म हो जाएगा तो हम बड़ी मात्रा में बिजली पैदा नहीं कर पाएंगे, अगर हम वर्तमान समय के हिसाब से बात करें तो मानवों ने सोचा कि ये संसाधन जो है वो प्रकृति के मुफ्त देन है, इनको धड़ल्ले से उपयोग करो, इनको अंधाधुंध शोषण करो। और अंधाधुंध शोषण के चलते हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इस अंधाधुंध शोषण की वजह से कई सारी समस्याएं पैदा हो गई। कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो गई, एक एक करके देखते हैं। पहली समस्या हुई, इन संसाधनों का ह्रास हुआ, यानी कि इन संसाधनों में कमी आई।
ये संसाधन खत्म होते रहे, और मुख्य रूप से कुछ व्यक्तियों के लालच की वजह से। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं जंगलों को काटकर यहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़े बड़े उद्योग लगाऊंगा और इन उद्योगों को लगाकर बहुत सारा मुनाफा कमाऊंगा। तो इस एक व्यक्ति के लालच की वजह से बहुत बड़े बड़े जंगल उजड़ गए। अपने जो पेड़ पौधे जो अपने को जीवनदायिनी गैस देते हैं, इसके अलावा फल फूल कंद मूल बहुत सारे जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं और कुछ हद तक लकड़ी देते हैं, इनका सर्वनाश हो गया कुछ व्यक्तियों के लालच वश, और बदले में वापस मानवों को ही नुकसान उठाना पड़ा। पेड़ पौधे वायु को स्वच्छ करते हैं, मिट्टी को पोषित करते हैं, बाढ़ के पानी को रोकते हैं, नाना प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन हमने अपने लालचवश इनका अंधाधुंध शोषण किया, इनको खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वापस हमको ही नुकसान होने लग गया। तो इन संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की वजह से इन संसाधनों का ह्रास हो रहा है, इन संसाधनों में कमी आ रही है। यह है पहली समस्या। दूसरी समस्या है संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में ही आ गए, अपना समाज दो हिस्सों में बढ़ गया। जिन व्यक्तियों ने अपने लालचवश इन संसाधनों का अंधाधुंध शोषण किया, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे कमाए और अलग अलग संसाधनों को और ज्यादा इकट्ठा किया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बेसिक संसाधनों को भी तरस रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे व्यक्तियों को स्वच्छ जल भी नहीं मिल पा रहा है, या फिर स्वच्छ जल के लिए उन्हें बहुत सारा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो इन संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की वजह से, अंधाधुंध दोहन की वजह से समाज दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तो संसाधन संपन्न और एक संसाधनहीन। संसाधन संपन्न को अमीर भी कह सकते हो और संसाधनहीन को गरीब भी कह सकते हो। तो इन संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की वजह से या अंधाधुंध दोहन की वजह से कौन सी दूसरी समस्या पैदा हुई? समाज दो भागों में बढ़ गया, एक अमीर और दूसरा गरीब, या फिर इसे संसाधन संपन्न और संसाधनहीन भी कहा जा सकता है। तीसरी समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वैश्विक पारिस्थितिकी संकट, मतलब पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक एक करके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि भूमंडलीय तापन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। आपने इस शब्द को अलग अलग जगहों पर बहुत ज्यादा सुना होगा। तो इन संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की वजह से, अंधाधुंध दोहन की वजह से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट, मतलब विश्व के पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसमें पहली समस्या है भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन मतलब अपने पृथ्वी का जो औसत तापमान है, जितना नॉर्मली तापमान रहता है किसी जगह पर, उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया। उदाहरण के तौर पर हमने जमीन के अंदर से कोयला प्राप्त किया, कोयले को बड़ी मात्रा में जलाकर हमने बिजली पैदा की, जो कि अपने आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। लेकिन बिजली को लापरवाही प्रयोग करने से बिजली ज्यादा खत्म होती है, ज्यादा खपत होती है। बिजली बनाने के लिए हमें ज्यादा कोयले को फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोयले को जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा धुआं निकलेगा, कार्बन निकलेगा, और ये जो कार्बन है ये पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को पकड़ लेता है, वापस पृथ्वी की तरफ ही भेज देता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसे कहा जाता है भूमंडलीय तापन। तो इन संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, अंधाधुंध शोषण की वजह से जो पहली वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हुई वो है भूमंडलीय तापन। दूसरा है ओजोन परत का अपक्षय। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में एक इंपॉर्टेंट परत है ओजोन गैस की, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। लेकिन हमने कुछ फ्रीजिंग एलिमेंट का ज्यादा इस्तेमाल किया, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बीच में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत को नष्ट कर रही थी, ओजोन परत को पतला कर रही थी, जिसे हम ओजोन छिद्र या ओजोन होल के नाम से जानते हैं। अब ओजोन परत पतली होगी तो ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को कम रोक पाएगी, तो पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी पर आ जाएगी और पृथ्वीवासियों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इस संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की वजह से जो दूसरी समस्या अपने सामने आई वो है ओजोन परत का अपक्षय, ओजोन परत पतली होने लगी। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण। भाई पर्यावरण में बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा, बहुत सारे जहरीली गैसें वायुमंडल में, पर्यावरण में आने लगी, जिसकी वजह से वापस मानवों को, पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को बहुत ज्यादा समस्या होने लगी। तो संसाधनों के अंधाधुंध दोहन या शोषण की वजह से जो तीसरी वैश्विक
पारिस्थितिकी संकट पैदा हुआ अपने सामने, वो है पर्यावरण प्रदूषण। चौथा है भूमि का निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण मतलब भूमि की गुणवत्ता, भूमि की क्वालिटी खराब हो रही है। जितना पहले भूमि अपने को उत्पादन देती थी उतना नहीं दे पा रही है, इसे कहा जाता है भूमि निम्नीकरण। अब ये भूमि निम्नीकरण कैसे हुआ, उदाहरण से समझते हैं। भाई जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, लोग बहुत ज्यादा बड़े हुए लोगों को फिर खाने की जरूरत भी ज्यादा बढ़ी और हम बड़ी मात्रा में भोजन को वेस्ट भी करते हैं। अब ये भोजन आता कहां से, मुख्य रूप से खेती से आता है, कृषि से आता है। तो किसान भाइयों ने कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सामने डिमांड ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, उनको खाने के लिए ज्यादा चाहिए और बहुत सारा वेस्ट भी हो रहा है, तो किसान भाइयों ने इस बढ़ती मांग को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश की, ज्यादा से ज्यादा फसल लेने की कोशिश की। अब ज्यादा से ज्यादा फसल लेने के चक्कर में किसान भाइयों ने बहुत सारे केमिकल उर्वरक, केमिकल कीटनाशक, केमिकल दवाइयों का इस्तेमाल किया। इन केमिकल का एक हद से ज्यादा इस्तेमाल करने पर, लगातार इस्तेमाल करने पर अपनी भूमि खराब होने लगती है और धीरे धीरे अनुपजाऊ भी होने लगती है, जिसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो भूमि निम्नीकरण संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की वजह से पैदा हुई एक बहुत भयानक वैश्विक पारिस्थितिकी संकट है। तो इन संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की वजह से मुख्य रूप से 3 समस्याएं पैदा हुई। संसाधनों का ह्रास हुआ, यानी कि संसाधनों की कमी आई। दूसरा, समाज 2 भागों में बंट गया, अमीर और गरीब। और तीसरी समस्या वैश्विक पारिस्थितिकी संकट, इसमें भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का अपक्षय, पर्यावरण का प्रदूषण और भूमि का निम्नीकरण। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए इन संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि हम चाहते हैं कि मानव जीवन की क्वालिटी अच्छी बनी रहे और विश्व में शांति बनी रहे, तो हमें इन संसाधनों को समाज में सही तरीके से बांटना होगा। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों के हाथ में ही बहुत ज्यादा संसाधन आ जाए और कुछ लोग बेसिक संसाधनों को भी तरसते रहे। यदि कुछ ही व्यक्तियों या देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो अगर वर्तमान में जिस तरीके से कुछ लोग और कुछ देश ही इन संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और ऐसा ही करते रहें, तो अपनी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। एक तो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाएगा और दूसरा समाज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा संसाधन संपन्न और संसाधन हीन व्यक्तियों में, और इस प्रकार हो सकता है कि विश्व शांति खतरे में पड़ जाए। तो इसीलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यदि हम चाहते हैं कि पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार का जो जीवन है, चाहे वो मानव जीवन हो, चाहे पेड़ पौधों का जीवन हो, चाहे वो जीव जंतुओं का जीवन हो, तो सही तरीके से अपने अस्तित्व में बने रहे, तो हमें इन संसाधनों के उपयोग के लिए योजना बनानी पड़ेगी। एक योजनाबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमें इस प्रकार का आर्थिक विकास करना है, तो हमें किस प्रकार से इन संसाधनों को सोच समझकर उपयोग करना है। इसी कड़ी में, इन संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करने की कड़ी में और साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन संसाधनों को उपयोग करने की कड़ी में एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, जिसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? एक ऐसा विकास या एक ऐसा आर्थिक विकास, हमें आगे तो बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है, हमें विकास करना है, लेकिन ये एक ऐसे विकास की बात करते हैं जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। हम विकास करते समय यह सोचे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए और साथ ही हमें आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखना है। हमें कोयले की जरूरत पड़ती है क्योंकि कोयले से हम बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करते हैं और बिजली अपने आर्थिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमें कोयले का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ही। लेकिन कोयले का इस्तेमाल करते वक्त हम यह सोचे कि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना हो, साथ ही कोयला आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के लिए भी बच सके। भाई आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो बिजली की जरूरत होगी और उनको अपनी बिजली प्राप्त करने के लिए कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो हमें किसी भी संसाधन को इस्तेमाल करते समय जो आर्थिक विकास करना है, तब यह सोचना है कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो, भविष्य की आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी हमें ध्यान रखना है। तो सतत पोषणीय विकास की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, एक ऐसा आर्थिक विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों का ध्यान रखे। अब इस सतत पोषणीय विकास के लिए एक इंपॉर्टेंट सम्मेलन होता है सन
1992 में, 1992 में, आज से करीब करीब 30-35 साल पहले। कहां पर होता है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है ब्राजील, जो कि फुटबॉल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो इस ब्राजील की एक जगह है रियो डी जेनेरो। तो इस रियो डी जेनेरो में 1992 में लोग मिलते हैं। कौन लोग मिलते हैं? 100 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े लोग या राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं और पर्यावरण और विकास की मिलीजुली बात करते हैं कि हमें विकास करना है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन तो बचने चाहिए। तो इन सब बातों के लिए, इस सब उद्देश्य के लिए 1992 में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 100 से भी ज्यादा देशों के अध्यक्ष मिलते हैं। किस उद्देश्य के लिए? कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करते हुए सामाजिक आर्थिक विकास करना है। विकास तो करना है, लेकिन हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। इस सम्मेलन को बोला जाता है पृथ्वी सम्मेलन, क्योंकि ये पृथ्वी को बचाने के लिए था, इसीलिए इस सम्मेलन का नाम क्या था? पृथ्वी सम्मेलन। और यह पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? 1992 में। कहां होता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। अब इस पृथ्वी सम्मेलन से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती है, कुछ इंपॉर्टेंट परिणाम आते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। जलवायु परिवर्तन, जिसे हम क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं, कि पहले जैसा जलवायु था वो जलवायु बदल रहा है, मुख्य रूप से संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की वजह से। तो हमें जलवायु परिवर्तन को थोड़ा सा रोकना है और जैविक विविधता को बचाना है। जैविक विविधता बोले तो आसान भाषा में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को बचाना है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को बचाना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट संसाधन है। प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर यह पृथ्वी को अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो हमें जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए एक घोषणा पत्र पर यहां पर हस्ताक्षर होता है। साथ ही वन सिद्धांतों पर सहमति बनती है कि विश्व के वनों को हमें बचाना है, इनका संरक्षण करना है, सही तरीके से इनका प्रबंधन करना है, क्योंकि वन पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो इस पृथ्वी सम्मेलन में दूसरी जो चीज निकल के आती है वो है वन सिद्धांत। तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है वो है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास को हासिल करने के लिए यह एजेंडा 21 बनता है। 21वीं शताब्दी कौन सी होती है? 21वीं शताब्दी बोले तो सन 2000 से लेकर 2100 के बीच का समय, यह है 21वीं शताब्दी। सन 2000 से लेकर 2100 के बीच का ये जो 100 साल का समय है वो 21वीं शताब्दी है। जैसे कि अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। तो 2025 सन 2000 से लेकर 2100 के बीच में ही आता है, मतलब अभी 21वीं सदी ही चल रही है। तो इन्हीं सदी में, इसी 100 साल में हमें पर्यावरण को बचाना है, विकास भी करना है, यानी कि हमें सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। इसके लिए क्या चीज बन के आती है? एजेंडा 21। कहां पर बन के आती है? ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। तो इस एजेंडा 21 के बारे में कुछ बेसिक बातें हम समझ लेते हैं। ये एजेंडा 21 क्या है? ये एक घोषणा है। कब आई ये? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। कहां पर आई? पर पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो ये रियो डी जेनेरो में ये एजेंडा 21 निकल के आता है। ये जो सम्मेलन है, जिसको हम फेमसली पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, इसका वाकई में क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुई थी, और चूंकि पर्यावरण और विकास दोनों की बात करने के लिए हुई थी, इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन कहा जाता है। और फेमसली इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। तो पृथ्वी सम्मेलन में यह निकल के आता है एजेंडा 21। इसका उद्देश्य क्या था? 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास हासिल करना। तो 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास को हासिल करने के लिए पृथ्वी सम्मेलन में से क्या चीज निकल के आती है? कौन सी एक घोषणा होती है? क्या परिणाम आता है? उसको बोलते हैं एजेंडा 21। तो ये एक कार्य सूची है। कार्य सूची बोले तो इसमें बहुत सारे कार्यों के बारे में लिखा हुआ है, जिन कार्यों के तहत हम 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास हासिल करेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? विश्व सहयोग के माध्यम से पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। तो इस 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास को हासिल करने के लिए इस एजेंडा 21 के अंतर्गत क्या किया जाएगा? हम
विश्व सहयोग के द्वारा, मतलब विश्व के सभी देश, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे ताकि पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सके, खत्म कर सके। विश्व में जो गरीबी फैली हुई है उसको हम कम कर सके, खत्म कर सके, और अलग अलग प्रकार के जो रोग हो रहे हैं उनको हम कम कर सके, खत्म कर सके। ये किस आधार पर किया जाएगा? समान हितों के आधार पर। समान हितों के आधार पर मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई गरीब देश को बोला जाए कि आप ये काम करो, नहीं, जो अमीर देश है वो ज्यादा काम करेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है, वो विकसित है, तो सभी के हित बराबर होना चाहिए। पारस्परिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना है, एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि कोई विकसित देश कोई विकासशील देश पे या गरीब देश पे कुछ चीज थोप दे। हमें एक दूसरे की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है, तभी तो विश्व स्तर पर सहयोग हो पाएगा, और विश्व स्तर पर सही तरीके से सहयोग हो पाएगा तभी हम 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास को हासिल कर पाएंगे। साथ ही सबकी जिम्मेदारियां सम्मिलित होनी चाहिए। कोई देश ऐसा नहीं कहे कि नहीं नहीं मेरा काम नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, नहीं, सभी लोग अपनी सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार काम करेंगे और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास हासिल करेंगे। इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय जो है वो अपना अपना एक स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। स्थानीय निकाय क्या होते हैं? उदाहरण के तौर पर जो ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, वो अपने अपनी सीमाओं के अंतर्गत अपने लिए एक एजेंडा 21 तैयार करें कि हाँ, मेरे क्षेत्र में मुझे सतत पोषणीय विकास हासिल करना है तो कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। तो एजेंडा 21 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास हासिल करने के लिए एक कार्यसूची है। कहां से निकल के आता है? ये पृथ्वी सम्मेलन से। तो ये थी सतत पोषणीय विकास की बात। सतत पोषणीय विकास के साथ साथ हमें संसाधनों को एक सही तरीके से यूज करना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। उदाहरण के तौर पर हम अपनी पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि इतनी बजे उठेंगे, इतनी बजे तक हम फ्रेश वगैरह होके तैयार होके स्कूल चले जाएंगे, स्कूल से आके खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, थोड़ा मनोरंजन करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो ये क्या है? आपने एक दिन भर की पूरी प्लानिंग कर ली। तो इसी प्रकार हमें संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक नियोजन बनाना पड़ेगा। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक सर्वमान्य नीति है जिसे हम क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन कहते हैं। अपने प्यारे देश भारत के लिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम भारत में संसाधनों का उपयोग करते वक्त प्लानिंग करें, संसाधन नियोजन करें। क्यों भारत जैसे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत में सभी जगह पर सभी प्रकार के संसाधन समान मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के संसाधन मिलते हैं। कहने का मतलब भारत में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत ज्यादा विविधता है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान राज्य चलते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की बड़ी मात्रा है। ये संसाधन वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर पानी की कमी है। तो राजस्थान में एक प्रकार के संसाधन तो ज्यादा हो गए, लेकिन दूसरे प्रकार के संसाधनों की कमी। वहीं अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में है, यहां पर पानी तो बड़ी मात्रा में, बहुत सारी नदियां बहती है यहां पर, लेकिन यहां पर मूल विकास की कमी है। उदाहरण के तौर पर सड़कों की कमी है, यहां पर अलग अलग प्रकार के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसकी कमी हमें देखने को मिलती है भारत के बाकी राज्यों की तुलना में। तो भारत में अलग अलग प्रकार के संसाधन तो मिलते हैं, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्र में मिलते हैं, और कोई क्षेत्र किसी संसाधन में अमीर है तो किसी दूसरे प्रकार के संसाधन में गरीब है। इसीलिए हमें भारत का विकास करना है तो हमें संसाधन को एक प्लानिंग के साथ उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि भारत में हमें संसाधन नियोजन तरीके से चलना पड़ेगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को हम यहीं थामते हैं, लेकिन थामने से पहले देख लेते हैं कि हमने पूरे सेशन में क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने समझा संसाधन क्या होते हैं, वो प्रकृति में उपलब्ध वो सारी चीजें जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिसको बनाने के लिए अपने पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। फिर हमने देखा कि कैसे प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच में एक अंतर संबंध है। मानव प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति के साथ क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए वो अलग अलग संस्थाओं का निर्माण करता है। फिर हमने देखा संसाधनों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर, जैसे कि हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर, और कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण भी हमने देखे। ये उदाहरण आपको पता होने चाहिए। फिर हमने देखा कि संसाधन क्यों जरूरी है और क्यों हमें संसाधनों का विकास करना होता है। लेकिन संसाधनों के विकास के नाम पर जब हम संसाधनों का अंधाधुंध शोषण करते हैं
तो हमें अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संसाधनों का ह्रास होता है, मतलब संसाधनों की कमी होती है, मुख्य रूप से कुछ लालची व्यक्तियों की वजह से। समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, यानी कि अमीर और गरीब में, और अलग अलग प्रकार के वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा होने लगते हैं, जैसे कि भूमंडलीय तापन हो गया, ओजोन परत का अपक्षय हो गया, पर्यावरण का प्रदूषण हो गया, भूमि का निम्नीकरण हो गया। तो इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें बात करनी पड़ती है सतत पोषणीय विकास की, एक ऐसा आर्थिक विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखे। सतत पोषणीय विकास से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट सम्मेलन है जिसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। होता कहां पर है ये, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। कौन से साल में होता है, 1992 में। महीना कौन सा था, जून। इसका उद्देश्य क्या था, कैसे हम पर्यावरण और विकास दोनों को साथ साथ लेके चल सकते हैं। इसका एक परिणाम आता है जिसे हम एजेंडा 21 कहते हैं। एजेंडा 21 क्या है, 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। इसके लिए विश्व स्तर पर सामूहिक प्रयास की बातें यहां पर की गई है। तो आज हमने इस इंपॉर्टेंट सेशन में इन बेसिक बातों को समझा। बहुत ही आसान सी बातें हैं, बहुत बेसिक सी बातें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब आप एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है, बहुविकल्पीय है, मतलब प्रश्न है और नीचे 4 ऑप्शन है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है। पूछा जा रहा है कि इन चारों में से जैव संसाधन कौन सा नहीं है। क्या पेड़ जैव संसाधन नहीं है, या जीव जंतु जैव संसाधन नहीं है, या मक्खी जैव संसाधन नहीं है, या हवा जैव संसाधन नहीं है। इसका जवाब क्या होगा, आप कमेंट में जरूर बताइए। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को हम यहीं थामते हैं। आपको क्या करना है, एक तो इसका जवाब देना है और जो भी चीजें समझी है उसको हाथों हाथ रिवाइज करना है। आशा है आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।